स्टूडेंट्स, मैं हूं आराधना फिर से आपके साथ ऑन माय यूट्यूब चैनल आराधना ट्यूटोरियल क्लासेस। और आज हूं मैं डिस्टिलेशन पार्ट 3 अपनी वीडियो लेके, जिसमें कि सिंपल डिस्टिलेशन या फिर जिसे डिफरेंशियल डिस्टिलेशन भी कहते हैं उसको मैं आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से डिस्टिलेशन को शॉर्ट में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो डिस्टिलेशन में क्या होता है, डिस्टिलेशन एक ऐसा सेपरेशन प्रोसेस है या फिर एक ऐसा यूनिट ऑपरेशन है जिसमें कि एक लिक्विड मिक्सचर जो कि दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट से मिलकर बना है और इन कंपोनेंट्स की वोलेटिलिटी अलग अलग है, यानी कि वाष्पशीलता अलग अलग है, यानी कि जो अलग अलग टेम्परेचर्स पे वाष्पित होते हैं। ऐसे कंपोनेंट से मिलकर जो लिक्विड मिक्सचर बना है उसको सेपरेट किया जाता है अलग अलग कंपोनेंट फ्रैक्शंस में बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट। तो हीट अप्लाई कैसे होता है, जो लिक्विड मिक्सचर है पहले उसको पार्शियली वेपराइज किया जाता है और फिर जो वेपर बनती है उसका कंडेंसेशन कर दिया जाता है और हमें कंडेंसेट मिल जाता है। इस तरह से हमें अलग अलग कंडेंसेट मिल जाते हैं और कंपोनेंट फ्रैक्शंस में जो ओरिजिनल मिक्सचर है वो सेपरेट हो जाता है। तो ये तो था बेसिकली डिस्टिलेशन होता क्या है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डिस्टिलेशन 3 टाइप का होता है। फर्स्ट वन वॉज फ्लैश डिस्टिलेशन, सेकेंड वन इज़ सिंपल डिस्टिलेशन और जिसे डिफरेंशियल डिस्टिलेशन भी कहते हैं, थर्ड वन इज़ रिएक्टिफिकेशन। तो अभी जो वीडियो है वो है सिंपल और डिफरेंशियल डिस्टिलेशन के ऊपर। तो आइए देखते हैं। तो डिफरेंशियल डिस्टिलेशन में क्या होता है, वेपराइजेशन स्टार्ट होता है लिक्विड मिक्सचर का और वेपर को रिमूव किया जाता है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल और उसको कंडेंसर में कंडेंस कर दिया जाता है। तो वेपराइजेशन होना स्टार्ट होता है, वेपर्स बननी स्टार्ट होती हैं, वैसे वैसे वेपर्स को रिमूव कर लिया जाता है। तो जैसे जैसे वेपराइजेशन होता जाता है वैसे वैसे जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है वो बाहर निकलता जाता है और जो लिक्विड आपका स्टिल में बच रहा है उसमें वो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट की जो क्वांटिटी है, जो कंसंट्रेशन है वो डिक्लाइन होती रहती है, यानी कि कम होती चली जाती है। और जो डिस्टिलेट है उसमें मोर वोलेटाइल कंपोनेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्कीमेटिक फ्लो डायग्राम में सबसे पहले लिखा हुआ जैकेटेड स्टील, यानी कि स्टील है जिसमें कि स्टीम जैकेट लगी हुई है। क्यों लगी हुई है, ताकि इसमें जो भी मटेरियल हो, जो कुछ भी हो, वो हीट किया जा सके, यानी कि जो स्टीम जैकेट लगी है दैट इज़ अ हीटिंग डिवाइस। तो जो भी फीड है लिक्विड मिक्सचर की उसको चार्ज किया जाता है इस स्टील में, जहाँ की इस जैकेट स्टीम जैकेट के थ्रू ये जो फीड है लिक्विड मिक्सचर की वो हीट होती है, गर्म होती है। और जैसे जैसे दैट इज़ हीटेड वैसे वैसे उसकी वेपर बनती है। वेपर बनती है जैसे ही उसे विड्रॉ कर लिया जाता है और कंडेंसर में भेज दिया जाता है। जैसे उसे कंडेंसर में भेजा जाता है वो वेपर जो है उस कंडेंसेट बनाती है या फिर हम कह सकते हैं लिक्विफाइड होती है और उस लिक्विड को हम अलग रिसीवर में कलेक्ट कर लेते हैं। अलग अलग प्योरिटीज़ के कंडेंसेट्स को हम अलग अलग रिसीवर्स में कलेक्ट कर सकते हैं। इन्हें हम कहते हैं सेपरेट बैचेस और कट्स, यानी कि अलग अलग बैचेस को हम अलग अलग रिसीवर में कलेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम कट्स भी बोलते हैं। अलग अलग प्योरिटी के अलग अलग कंपोनेंट्स हमें अलग अलग कट्स या बैचेस में मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम कंसिडर करते हैं कि स्टील में जो फीड है दैट इज़ एफ एंड मोल फ्रैक्शन जो है मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का दैट इज़ एक्स एफ। ठीक है, इसके बाद अब हम अज्यूम करते हैं कि टोटल मोल्स किसी भी टाइम टी पे जो टोटल मोल्स प्रेजेंट हैं स्टील में दैट इज़ कैपिटल एल। ठीक है, कैपिटल एल जो है वो टाइम टी पे टोटल मोल्स प्रेजेंट इन द स्टील और x जो है वो मोल फ्रैक्शन है मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ, वेपराइजेशन स्टार्ट हो गया, वेपर बननी स्टार्ट हो गई। अब वेपर बननी स्टार्ट हो गई तो कितना वेपर डिस्टिल आउट हुआ, लेट अस अज्यूम कि DL अमाउंट जो है वो डिस्टिल आउट हो गया। ठीक, और लेट अस अज्यूम कि जो स्टीम जो बाहर वेपर की स्ट्रीम बाहर निकल रही है उसकी कंसनट्रेशन यानी कि मोल फ्रैक्शन जो है वो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का वेपर में दैट इज़ वाई स्टार। ठीक है, अब L जो थे वो टोटल मोल्स थे स्टील में और DL जो है वो बाहर चले गए, तो बचा कितना, L माइनस DL। ठीक है, और इसके अलावा जो ये प्रोसेस हुआ वेपर बनने का उसमें पीछे जो
आपका लिक्विड रह गया वो कितना रह गया, पहले कितना था मोल फ्रैक्शन, x था। अब कुछ जो है वो वेपर बन गई, तो कुछ लिक्विड वेपर में चेंज होकर बाहर निकल गया, तो हम मान लेते हैं कि dx जो था वो बाहर चला गया, तो बचा कितना, x माइनस dx। ठीक है, तो इनिशियली मोर वोलेटाइल कंपोनेंट कितना था, अगर हम कंपोनेंट बैलेंस करें तो x जो था वो मोल फ्रैक्शन था और टोटल जो था वो कैपिटल L था, तो टोटल मोल्स कितना हो गया मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का, L इंटू एक्स। ठीक है, अब अगर हम डिस्टिलेट की या फिर वेपर की बात करें तो कितना डिस्टिल आउट हुआ था, DL, और कंसंट्रेशन कितनी थी मोर वोलेटाइल कंपोनेंट की, Y स्टार, तो कितना हुआ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट डिस्टिलेट में, Y स्टार इंटू DL। अब बचा कितना, तो पहले हमारे पास जो टोटल मोल्स थे वो थे कैपिटल L और निकल गया DL, तो बचा कितना, L माइनस DL। और पहले हमारे पास जो लिक्विड जितना था उसका मोल फ्रैक्शन उसमें मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का था x और निकल गया उसका कितना था है dx, तो बचा कितना x माइनस dx। तो जितना मोर वोलेटाइल कंपोनेंट अंदर जो लिक्विड बचा है या रेसिड्यू बचा है उसमें मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट L माइनस DL इंटू x माइनस dx। तो अब जब यहाँ पे आप कंपोनेंट मटेरियल बैलेंस करेंगे मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का, तो क्या होगा, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इन फीड इज इक्वल टू मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इन डिस्टिलेट प्लस मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इन रेजिड्यू। डिस्टिलेट यानी कि वेपर में और रेजिड्यू यानी कि जो कि स्टिल में बच गया है। तो पहले कितना था मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, स्टार्टिंग में L इंटू एक्स इज इक्वल टू डिस्टिलेट में कितना है Y स्टार इंटू DL और बचा कितना है L माइनस DL इंटू एक्स माइनस DX। तो इस तरह से हमने मोर वोलेटाइल कंपोनेंट को कंपोनेंट बैलेंस किया। ठीक है, इसके बाद हमने ये जो dx dl टर्म आ रही है इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया, ज़ीरो मान लिया है, क्योंकि ये dx भी बहुत ज़्यादा स्मॉल है और dl भी बहुत ज़्यादा स्मॉल है और इन दोनों का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उनका प्रोडक्ट तो और भी ज़्यादा स्मॉल आएगा, तो इसलिए उसको हमने नेगलेक्ट कर दिया है और फिर रीअरेंज हमने किया है और हमारी इक्वेशन नंबर 1 आई है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे, तो जो इक्वेशन 1 हमारी आई थी उसको हम इंटीग्रेट करेंगे दो लिमिट्स के बीच में, XF और XW। XF यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इन फीड और XW यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इन रेसिड्यू। तो जब x इज इक्वल टू XF होगा तो L इज इक्वल टू क्या होगा, F होगा, क्योंकि फीड कितनी है F है, और जब मोल फ्रैक्शन मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का XW होगा तो L क्या होगा, W होगा, क्योंकि जो रेसिड्यू है वो कितना है, W है। ठीक है, तो हमने ये यहाँ पे जब हम लिमिट्स लगाएंगे तो इक्वेशन 2 निकल के आएगी। अब ये जो इक्वेशन 2 आप देख रहे हैं इट इज़ नोन एज रेले इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं नीचे डिनोमिनेटर में है y स्टार माइनस एक्स, पर जो y स्टार है ये फंक्शन है किसका, x का, तो इसीलिए हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, इसको हम ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर हमें y और x के बीच में कोरिलेशन पता हो, या तो हमें जो न्यूमेरिकल है उसमें x और y की अलग अलग वैल्यूज़ दी गई हो, है ना, यानी कि वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम डाटा हमें दिया हुआ हो, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमें y और x के बीच में कोरिलेशन पता होगा तभी हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमें इसे ग्राफिकली इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो इक्वेशन 2 अभी हमारी निकल के आई थी जिसमें नीचे डिनोमिनेटर में y स्टार माइनस एक्स था, उसका इंटीग्रेशन या तो ग्राफिकली हम कर सकते हैं या फिर हम तब कर सकते हैं जब न्यूमेरिकल में आपको x और y स्टार के बीच में आपको दे रखा हो x के करस्पॉन्डिंगली y की क्या वैल्यूज़ हैं। अदरवाइज़ हमें कोई ना कोई कोरिलेशन पता होना चाहिए y स्टार और x के बीच में। तो एक बहुत अच्छा कोरिलेशन निकलता है रिलेटिव वॉलेटिलिटी से, पर उसके पीछे कंडीशन है कि जो रिलेटिव वॉलेटिलिटी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो अगर मोर वोलेटाइल कंपोनेंट जो है उसकी रिलेटिव वॉलेटिलिटी अल्फ़ा अगर कांस्टेंट है तो हम ये रिलेटिव वॉलेटिलिटी वाला जो कोरिलेशन है y और x के बीच में, y इज इक्वल टू अल्फ़ा x अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा माइनस 1 इंटू एक्स, ये हम यहाँ पे y स्टार की जगह रख सकते हैं। और जब हम ये रखते हैं और इसे हम इंटीग्रेट करते हैं तो फाइनली इक्वेशन 3 आती है, और ये इक्वेशन 3 इट इज़ द मोर कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ रेलेज इक्वेशन। इक्वेशन 2 भी रेले इक्वेशन थी, इक्वेशन 3 भी रेले इक्वेशन है, ये थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। तो ये था सिंपल डिस्टिलेशन या फिर जिसे हम डिफरेंशियल डिस्टिलेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी वो फ्रैक्शनेशन पे होगी।
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिसे कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे होगी। और बाकी इसके अलावा एक दो टॉपिक और हैं जो मुझसे कई लोगों ने कहा है जिस पे वीडियो बनाने के लिए, जो कि डिस्टिलेशन से बिल्कुल अलग हैं। तो वो भी बीच बीच में अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो आती रहेगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जैसा भी आपका रिव्यूज़ हों मेरे वीडियो के लिए तो नीचे आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।